हेलो मित्रों, नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही मित्र? और सब कैसे हैं? तैयारी तो उम्मीद है कि अच्छी चल ही रही होगी। आप लोगों की परीक्षा करीब है, लेखपाल की परीक्षा है, रीट की परीक्षा है, तमाम परीक्षाएं हैं, तो आप लोग पढ़ाई अच्छी ही चल रही होगी। तो जैसा कि हमने आपको वैदिक सभ्यता के बारे में एक क्लास लिया था। वैदिक सभ्यता में आर्य जो होते थे, आर्यों का आगमन कहाँ से होता है, कैसे होता है, उस सब चीज़ों को मैंने आपको बताया था मित्र। तो आज हम आपको आर्यों जो ये ऋग वैदिक मतलब उसमें तो हमें और पढ़ाना था, जैसे वैदिक सभ्यता आर्यों का आगमन कहाँ से होता, कैसे होता। उसके बाद हमें वेद के बारे में बताना था। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों के बारे में हमने विस्तृत चर्चा जो है इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत में हमने पिछली क्लास में किया है। तो इसलिए मैं वेद के बारे में नहीं बता रहा हूँ आपको। आप वो पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी होगी। यूथ सक्सेस प्रयागराज चैनल में, जो यूट्यूब चैनल है उसी पे पड़ा होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। वेद के बारे में उसमें हमने सारा बताया है। तो अब हम ये ऋग वैदिक काल के जो सामाजिक दशा थी, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो ये वैदिक सभ्यता ये 2 भागों में विभाजित है। एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल की जो सामाजिक दशा है, पहले हम उसको देखेंगे, उसके सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, राजनीतिक दशा। फिर उसके बाद हम उत्तर वैदिक का देखेंगे, उसकी सारी चीज़ें देखेंगे। और वेद के बारे में तो मैंने पढ़ा ही दिया, आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। और जो भी उसमें छूटा हो तो मित्र आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। जहाँ तक मैंने जितना बता दिया है उससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। बड़े एग्ज़ामों में आ सकता है, लेकिन बड़े एग्ज़ाम को तो बहुत अच्छे से पढ़ाना होगा। लेकिन जितना मैंने उसमें बताया है वो काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो आइए हम आज देखते हैं कि ऋग वैदिक काल, जो ऋग वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था। ऋग वैदिक काल की जो भी हमें जानकारी मिलती है मात्र और मात्र ऋग्वेद काल से मिलती है। और जो उत्तर वैदिक काल में है उसमें हमें जो यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, वेदांग, उपनिषद, ये सब की जानकारी हमें जो मिलती है वो उत्तर वैदिक कालीन होती है। और ऋग वैदिक काल में मात्र और मात्र एक स्रोत है इसका जानने का, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये ऋग्वेद और सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता ये आदि ऐतिहासिक काल में आता है मित्र। क्योंकि ये वहाँ से भी लिखित साक्ष्य मिले हैं, जो पढ़े नहीं, यहाँ से जो भी लिखित साक्ष्य मिले हैं इनको मतलब मौखिक साक्ष्य मिला है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। अनुमान लगाया जाता कि ऐसा ऐसी चीज़ें ऋग्वेद थी। अब तो उसी में ऋग्वेद की जो सामाजिक दशा है उसमें जो है सबसे छोटी इकाई होती थी परिवार। परिवार के बारे में बताया जाता है मित्र कि ऋग्वेद का जो परिवार था वो संयुक्त परिवार था। और ये हमने पिछले पढ़ा था, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ का परिवार जो था मातृसत्तात्मक था। मतलब वहाँ जो है जो परिवार की मुखिया होती थी वो माता होती थी। लेकिन ऋग वैदिक काल में जो है परिवार का मुखिया पिता होता था। और ये पिता जो होता था उसी परिवार के मुखिया का जो पिता होता था उसको कुलप कहा जाता था। और हमारा जो ऋग वैदिक परिवार था ये संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का मतलब जैसे आज हम अनुमान लगाते संयुक्त परिवार में चाचा चाची, दादा दादी ये सब होते, लेकिन उस टाइम नाना नानी, मौसी मौसा, उनके बच्चे, सब ये सब मिला के संयुक्त परिवार होता था। तो इस समय ऋग वैदिक काल में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। और ये पितृसत्तात्मक परिवार था। परिवार का मुखिया पिता होता था, पिता की आज्ञा को माना जाता। परिवार का मुखिया एक चीज़ और है, परिवार का मुखिया में जैसे अभी पिता हैं, पिता के बड़े पिता हैं, पिता मतलब कहने का मतलब पिता जो है होता था परिवार, मेरे पिता के पिता, तो वो जो हमारे होंगे दादाजी होंगे। तो जो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति होता था वही परिवार का मुखिया होता था। और उसको असीमित अधिकार थे, वो मतलब किसी को कोई भी दंड दे सकता था, उस पर कोई रोक टोक नहीं था। इसलिए इस परिवार को पितृसत्तात्मक परिवार कहा गया है मित्र। इसमें जो थी और जो अब इसमें जो हम आपको बताएंगे ये परिवार का जो परिवार जो होता है इसमें विवाह जो है सबसे मुख्य है। तो विवाह के बारे में जैसे विवाह जो होता था वयस्क अवस्था में होता था।
उस समय बाल प्रथा नहीं थी, ये वयस्क अवस्था में होता था। अब विवाह जो है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी होता था। अनुलोम प्रतिलोम विवाह मतलब, अनुलोम का मतलब जैसे है कि यहाँ जो वर होता था वो उच्च कुल का होता था और जो कन्या होती थी निम्न कुल की होती थी, ये अनुलोम विवाह होता था। और ये प्रतिलोम विवाह में क्या होता था, यहाँ कन्या जो होती थी वो उच्च कुल की होती थी और जो वर था वो निम्न कुल का होता था। तो इसे अनुलोम प्रतिलोम विवाह, इस प्रकार के विवाह होते थे। अब विवाह में प्रेम विवाह भी प्रचलित था उस टाइम, जिसको जो पसंद आ गया कर लेता, जैसे आज के समय में। और बहु विवाह, जैसे कुछ विवाह का तो प्रचलन एक ही था, एकल विवाह का प्रचलन था, लेकिन कहीं कहीं ये मिलता है कि जो जैसे सक्षम लोग थे, जो बड़े लोग थे, पुरोहित लोग थे, वो लोग बहु विवाह भी करते थे, मतलब 1-2-3 विवाह भी करने का प्रचलन मिलता है। और ये नियोग प्रथा का भी प्रचलन था ये उस समय। तो इतना आपको विवाह के बारे में हमने बता दिया। तो अब आते हैं, देखते हैं इस ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो मित्र, जैसा कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, तो उसी जैसे ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, अभी जब हम आपको उत्तर वैदिक काल बताएंगे, उस समय स्त्रियों की दशा बहुत ही बुरी थी। जिसके घर में लड़की हो जाती थी उसको बहुत बुरे नज़र से देखा जाता था, एकदम दुख व्यक्त किया जाता था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो दशा थी स्त्रियों की अच्छी थी, इनको पुरुषों के समान सारी से सुविधाएं मिली हुई थी। इनको जो है उपनयन संस्कार भी इनका कराया जाता था। उपनयन संस्कार पुरुषों की भांति, जैसे उपनयन संस्कार हमारे मतलब हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं, तो एक संस्कार इसमें सबसे प्रमुख उपनयन संस्कार है। इसमें क्या होता है, उपनयन संस्कार में जैसे कोई विद्यार्थी होता है वो गुरु के समीप जाके बैठ के विद्या ग्रहण करता था, उसी को उपनयन संस्कार कहा जाता है। तो उस उपनयन संस्कार में जो है यहाँ स्त्रियों को भी उपनयन संस्कार प्राप्त था। स्त्रियों में बहुत प्रमुख है, जो कि ऋग्वेद की ऋचाओं का भी अध्ययन किया है, उसमें उन्होंने कई सूक्तियों का वर्णन किया था, जैसे अपाला हो गई, घोषा हो गई, सिक्ता हो गई, विश्वसरा हो गई, आदि जो स्त्रियां थी, ये सब जो है ऋग्वेद की जो सूक्तियों को लिखने में काफ़ी इन लोगों का महत्वपूर्ण स्थान था। तो ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विदुषी महिलाएं कौन कौन सी थी, तो आप अपाला, घोषा, सिक्ता, विश्वसरा, ये सब तमाम महिला और भी महिलाएं, लेकिन मुख्य जो थी वो हमने आपको लिखवा दिया है। और ऋग्वेद में एक जगह मित्र स्त्री के बारे में एक शब्द मिलता है जिसको कहा जाता है जायद स्तंभ। ये जायद स्तंभ का मतलब ये होता है कि, मतलब जायद स्तंभ का ऋग्वेद में जो उल्लेख मिलता है, इसका मतलब ये होता है कि जो पत्नी होती है, पत्नी के बारे में यहाँ बताया गया है जो जायद स्तंभ, कि पत्नी ही जो है गृह होती थी, मतलब पत्नी ही पूरा गृह होती थी, घर होती थी, पत्नी ही सुख होती थी, पत्नी ही आनंद होती थी। मतलब यहाँ ऋग्वेद में स्त्रियों की दशा इतनी अच्छी थी, जो पत्नी को इतना अच्छा बताया गया है कि ये ऋग्वेद के में एक जायद स्तंभ वाक्य मिलता है। जायद स्तंभ का मतलब यही होता है, पत्नी ही गृह है, पत्नी ही सुख है, पत्नी ही आनंद है। तो ये रही मित्र स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छी थी उस टाइम। तो अब आते हम देखते हैं यहाँ वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था की भी जानकारी हमें, जैसा कि आपको मैंने बताया है उस वीडियो में जो ऋग्वेद काल में, कि ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त में हमें सबसे पहले वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। हमें 4 वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। परीक्षा में कई बार ये सवाल पूछा गया है कि सर्वप्रथम हमें शूद्र के बारे में, जो शूद्र शब्द है, शूद्र वर्ण के बारे में जानकारी कहाँ मिली है। तो आज आप ये जान लीजिए कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में हमें शूद्रों के बारे में जानकारी है। और हमें जो है 9वें मंडल में ऋग्वेद की जो होता था ये वर्ण व्यवस्था जो था मित्र, अब समाज में जो इस समय उत्तर वैदिक काल में जाके ये मतलब जात के आधार पे बढ़ गया था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म पर आधारित थी। जैसा जिसका कर्म होता था उसी प्रकार वो होता था। जैसा कि एक ऋषि हैं ऋग्वेद में, कहते हैं, अगस्त ऋषि हैं, वो कहते हैं कि मतलब कर्म के आधार पर, जैसे में वो कहते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता एक विद्वान हैं
और मेरी माता जो है वो आटा पीसने वाली है। तो इससे ये पता चलता है मतलब कभी तो वो हो गए और ये इनके पिता जो है पुरोहित हो गए, माता जो है इनकी आटा पीसने वाली जो है। इससे मतलब लगाया जाता है कि वो उनका कर्म है वैश्य वाला काम होता था। तो ये नवे मंडल में हमें ब्रह्म छत्र विष के बारे में उल्लेख मिलता है। तो ब्रह्म का अर्थ होता है कि ज्ञान प्राप्त जो कराता था उसे ब्रह्म कहा जाता था, और छत्र जो रक्षा करने वाले होते थे उन्हें छत्र कहा जाता था। और जो ये विष शब्द जो मिला है इसका जो सामान्य जनता जो थी उसके लिए, यहाँ तक नवें मंडल तक हमें 3 के बारे में जानकारी थी, लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें चारों वर्णों के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। और वर्ण का अर्थ कहीं न कहीं रंग से भी प्रयोग किया जाता था, आर्य और अनार्य से तुलना की जाती थी। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक विराट पुरुष थे। इन्होंने बताया कि 10वें मंडल में ये बताया गया है कि विराट पुरुष के मुख मतलब उनके अंगों से कौन से कौन मतलब ये वर्ण बने हुए हैं, तो उसको बताया गया है। जैसे कि ब्राह्मण जो है होता है मुख, सबसे हमारी शरीर का जो है सबसे प्रमुख हिस्सा मुख होता है। यही मुख हमें अच्छी बात भी बुलाता है, यही मुख हमें बुरी बात बुलाता है, यही मुख से लोग सम्मान देते हैं, यही मुख से लोग आपका सम्मान नहीं करते हैं। और हाथ मतलब अभी जैसे ये मार्कर है, मैं आपके पास ऊपर ऐसे फेंकूं तो आप ऐसे तुरंत चौंक जाएंगे। चौंकने का मतलब जो है जिस चीज़ से रक्षा जो होती है वो हमें हाथ से होती है। तो मित्र ये हाथ इसीलिए बना, हाथ से जो है छत्री जो है हमें हमारे समाज की रक्षा करते थे। और जो वैश्य होते थे ये हम विराट पुरुष के जांग से, मतलब ये जांग से लेकर पेट के जो भी होते थे ये इनका काम था व्यवसाय करना। ये वैश्य लोग व्यवसाय करते थे। और जो शूद्र थे ये इनकी तुलना पैर से कीजिए, पैर ये सबकी सेवा करते थे, तीनों वर्णों की सेवा जो है शूद्र करते थे। और यही उल्लेख मिला है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में। यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि हमें शूद्र के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलती है, ये आप याद कर लीजिए। और फिर वेशभूषा देखते हैं मित्र। वेशभूषा जो इनका था, वेशभूषा के बारे में पता चलता है कि ये नीवी एक होती थी। वर्ण जो मिले हैं ऋग्वैदिक वर्ण हैं उसी को मैं बता रहा हूँ। नीवी जो होता था जैसे ऐसे धोती के तरीके लपेटे जाने वाला होता था, नीवी जो है कमर के नीचे पहना जाता था। और जो ये वास होता था ये कमर के ऊपर पहना जाता था। जो वस्त्र होते थे उस समय के वो नीवी जो है कमर के नीचे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, यही वर्ड पूछता है नीवी क्या है। तो ऑप्शन में आपको देगा कमर के नीचे, कमर के ऊपर, और शाल या ओढ़नी या इत्यादि देगा, जो कुछ भी देगा। तो आपको पता होगा ये कमर के जो है नीवी जो था हमारे कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र था। और जो वास था वो कमर के ऊपर पहने जाए। जैसे आज के ज़माने में पैंट हो गया नीवी हो गया, और जो शर्ट हो गई वो वास हो गया। और लड़कियों में जैसे नीवी जो है उसको क्या बोलते हैं, वही जो भी होता होगा ये। और जो एक और साल की प्रथा भी थी, जो साल होता था उसे अधिवास कहा जाता था। ये लोग कमर के नीचे पहनते थे, ऊपर पहनते थे, और ऊपर से ऐसे साल, जैसे आज ओढ़नी होता है उसी प्रकार साल या ओढ़नी जो भी होता था उसे अधिवास कहा जाता था। आभूषण जो इनके थे मित्र, आभूषण में सबसे प्रमुख जो इनका आभूषण था, इनको मित्र जो है ऋग्वेद वालों को सोने की जानकारी हो चुकी थी। तो इनका जो निष्क होता था ये गले में पहना जाने वाला हार होता था। और मित्र कम से कम ये लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद में जो निष्क है वो क्या है, निष्क क्या है। तो आज आपको पता चल जाएगा। निष्क जो है ये गले का हार होता था। और निष्क ग्रीवा होता था, एक निष्क ग्रीवा जो गले में जो हार पहना जाता तो उसमें एक लाकिट जो लगी होती थी, उसी लाकिट को निष्क ग्रीवा कहा जाता था। अब कुरीर शब्द का मिला है एक। कुरीर जो माथे की लाकिट होती है, आज जो मांग टीका बोला जाता है, उस प्रकार के जो आभूषण थे उसे कुरीर बोला जाता है। तो ये आप 3 जो आभूषण हैं इसको आप याद कर लीजिए, यही परीक्षा में पूछा जाता है। निष्क गले का हार, निष्क ग्रीवा लाकिट जो गले में हार लगा हुआ है, और कुरीर जो है माथे का लाकिट है। अब ये आभूषण हो गया। तो इनके खान पीन के बारे में हम देखते हैं।
तो ऋग्वैदिक खान पीन जो मित्र था, वैसे ऋग्वेद काल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शाकाहारी ही पसंद करते थे, लेकिन इनको शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार से कहा जा सकता है, क्योंकि इनके जो साक्ष्य मिले हैं उसी आधार पे जो है हम इनको शाकाहारी या मांसाहारी दोनों कह सकते हैं। लेकिन ऋग्वेद के जो होते थे, सबसे ज़्यादा इनका प्रिय जो भोजन था वो शाकाहारी ही था। जैसा कि कुछ खाने की वस्तुओं के नाम मिले हुए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे क्षीर पकौधन नाम था। इनको तो अनाज के बारे में, सिर्फ जौ के बारे में जानकारी थी। तो जो क्षीर पकौधन होता था, और इनका सबसे प्रिय जो था दूध था। ये दूध से बनी वस्तुओं को ज़्यादा पसंद करते थे यहाँ के लोग, ऋग्वैदिक काल के लोग जो होते थे। तो क्षीर पकौधन जो है, दूध और जौ का जो आटा होता था पीस के, उसी को मिला के इसको खीर, जो आज के ज़माने में खीर बोला जा सकता है, उसे में क्षीर पकौधन बोला जाता था। और ये करम्ब जो होता था, ये जौ के आटे को और दही को मिला को उसको नमकीन वस्तु बना के खाए। नमक का प्रयोग नहीं मिलता है, तो इसको नमकीन बनाने के लिए इसका प्रयोग करते थे, करम्ब का। और घी का तो नॉर्मली आप जानते हैं घी क्या होता है, घी वही जो घी आज भी प्रचलित। और मीठे के लिए ये लोग शहद का प्रयोग करते थे, जो मीठे खाने के लिए वो लोग शहद का प्रयोग करते थे। और मांसाहारी में ये लोग भेड़, बकरी, बैल, गाय इनकी प्रमुख पशु थी मित्र। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पशु था ऋग्वेद काल में, कि गाय उनकी प्रमुख वस्तु विनिमय की प्रणाली थी। गाय के लिए ही युद्ध होता था। गाय ही जिसके पास ज़्यादा होती थी वो ज़्यादा शक्तिशाली कुल होता था, जन होता था। तो उसी प्रकार जो है ये, लेकिन बैल का मांस यहाँ खाने का कुछ हमें उपलब्ध है। और इनका जो सबसे प्रिय पदार्थ था सोमरस। सोमरस के बारे में हमने आपको बताया था, ऋग्वेद के 9वें मंडल में हिमालय के मुजवन पहाड़ी से जो सोम रस प्राप्त होता था, ये जड़ी बूटियों से बना हुआ एक पेय पदार्थ था, जिसको ये लोग अमृत के समान अमृत मानते थे और उसी को पिया करते। इनका सबसे प्रमुख पेय पदार्थ सोम रस। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि हमें सोम रस के बारे में उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में हिमालय की चोटी एक मुजवंत चोटी है, उसी से ये हमें सोमरस की प्राप्ति होती है। इनका मनोरंजन का साधन इनका जो था संगीत और नृत्य था मित्र। संगीत और नृत्य दोनों करते थे। और इनका जो प्रमुख खेल था वो पासा था। पासे का भी खेल खेला करते थे मनोरंजन के लिए। रथ दौड़ था, पशुओं की लड़ाई थी, कुश्ती थी, मल्लयुद्ध था। ये सब सारी चीज़ें इनकी मनोरंजन के साधन थे। और फिर वाद्य यंत्रों में इनके पास क्या क्या था? वीणा था, तुराही था, दुदुम्बी था, बांसुरी था, ढोल था। तो जहाँ तक हम लोग ये वीणा, बांसुरी, ढोल के बारे में जानते हैं, तुराही, दुदुम्बी ये उस समय के होते होंगे। ये जो तुराही और दुदुम्बी बजाया जाता था, ये युद्ध जब शुरू होने वाला होता था, कोई युद्ध जब शुरू होता था तो बजाया जाता था, उसी को तुराही कहा जाए। उसी को तुराही और दुदुम्बी युद्ध के जब शुरुआत होती थी उस समय बजाया जाता। जैसा कि आप लोग महाभारत में देखे होंगे, रामायण में भी देखे होंगे, जो युद्ध होता उसके पहले उसमें बजाया जाता है, तो उसी को तुराही और दुदुम्बी बजाया जाता था। तो दास प्रथा का जो प्रचलन था मित्र, यहाँ ऋग्वेद काल में दास प्रथा का प्रचलन था। जो दास होते थे उनको दक्षिणा में भी दिया जाता था। और दास जो है स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। पुरुषों को दास के बारे में तो हमें कम मिला है, लेकिन स्त्रियों को जो दासी होती थी उनको दक्षिणा में दिया जाता था। वो जो है पुरोहितों के घर पे रह के काम धाम सारे सब कुछ ये घर का काम दासियाँ करती थी। तो इतना उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा मित्र। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, और नहीं तो फिर आप एक कापी और पेन ले लीजिए, उसको नोट बनाते रहिए। बहुत अच्छा मैंने जो भी है समाज दशा में मेन बता दिया है। आप इसको अच्छे से नोट करते जाइए, देखते जाइए। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। और फिर ये सामाजिक दशा हो गई। तो एक बार हम आइए फिर से एक बार रिपीट करते हैं आपके साथ जल्दी में। तो एक बार देख लीजिए। तो जैसा कि इनका जो सामाजिक दशा में परिवार मुख्य था। परिवार मित्र दो प्रकार के होते। परिवार संयुक्त परिवार होता था और पितृसत्तात्मक होता था। गलत यहाँ लिखा गया है, सॉरी। परिवार पितृसत्तात्मक होता था। पितृसत्तात्मक
सत्तात्मक परिवार जो होता था पितृसत्तात्मक होता था। ये मिस्टेक हो गया था, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप लोग सही कर लीजिएगा, जितने लोग नोट्स बनाओ। इसमें बोलने में बोला हूँ पितृसत्तात्मक, लेकिन ध्यान नहीं दिया, यहाँ मातृसत्तात्मक लिख दिया। परिवार का जो मुखिया होता था वो पिता होता था, पिता को ही कुल कहा जाता था, कुलप कहा जाता था। और इसको जो है असीमित अधिकार, जो परिवार का मुखिया होता था सबसे वयोवृद्ध पुरुष होता था, उसी को असीमित अधिकार प्राप्त थे। परिवार में जो भी निर्णय लेना था वो सारी चीज़ें वही लेता था। अब परिवार का आधार जो था विवाह था मित्र। अब विवाह जो है वयस्कता उम्र में होती थी, लगभग उस समय 16-17 साल में होती थी। अब विवाह दो प्रकार, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह प्रचलित था। अनुलोम विवाह में वर जो होता था वो उच्च कुल का होता था, कन्या जो है निम्न कुल की होती थी। और इसमें जो है कन्या उच्च कुल की होती थी और वर जो है निम्न कुल का होता था। अब विवाह 3 प्रकार के, प्रेम विवाह, बहु विवाह और नियोग प्रथा, ये परिवार में प्रचलित थे। स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी। स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था और इसमें जो प्रमुख विदुषी महिलाएं थी वो अपाला थी, घोषा थी, सिक्ता थी, विश्वारा थी आदि जो महिलाएं थी, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में एक जगह स्त्री के बारे में एक शब्द मिलता है जायदस्तम। जायदस्तम का होता है पत्नी ही गृह है, पत्नी ही सुख है, पत्नी ही आनंद है। मतलब यहाँ ऋग्वेद से ये पता चलता है इससे कि पत्नी की बहुत ही मान होता था, पत्नी बहुत ही सम्मानजनक होती थी। वर्ण व्यवस्था जो था इनका कर्म के आधार पर आधारित था। 9वें मंडल तक हमें ब्रह्म, क्षत, विष इन्हीं वर्णों का मिलता है जानकारी। ब्रह्म का मतलब ज्ञान प्राप्त कराने वाला, क्षत का रक्षा करने वाला और ये विष जो होते थे ये समान पुरुष होते थे। फिर ऋग्वेद के हमें 10वें मंडल में सबसे इम्पोर्टेंट पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के उल्लेख मिलता है। इसमें जो है विराट पुरुष बताया गया है कि विराट पुरुष के मुख से जो है ब्राह्मण हैं और हाथ से जो है वैश्य क्षत्रिय हैं और जांघ से जो है वैश्य हैं और पैर से शूद्र हैं, तो ये बताया गया है। वेशभूषा में इनका सबसे नीवी था। नीवी जो कमर के नीचे पहना जाता था, वास जो था कमर के ऊपर पहना जाता था, और अधिवास जो था साल या ओढ़नी जैसे दुपट्टा जैसे होता। आभूषण में सबसे प्रमुख जो है निष्क होता था, ये गले में पहने जाने वाला हार होता था। और ये निष्क ग्रीवा जो होता, हार में लगी हुई लाकिट जो होती थी उसको निष्क ग्रीवा कहा जाता था। और कुरीर जो होता था ये माथे की लाकिट, मांग टीका आज के ज़माने में जो कह सकते हैं। खान पान ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। शाकाहारी में इनका प्रमुख खाद्य पदार्थ जो था ये खीर पकौधन था, जो आज के ज़माने में हम खीर कह सकते हैं, वही था। दूध और जौ को मिलाकर बनाते थे। और एक करम्ब था, इसको खट्टे वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता था। दही और जौ को सत्तू को मिला के बनाया जाता था। और घी तो जानते ही हैं आप, घी का प्रयोग। और मीठे के लिए जो प्रयोग करते थे ये शहद का प्रयोग करते थे मित्र। और मांसाहारी में आइए देखते हैं, मांसाहारी में ये भेड़, बकरी और बैल का भी मांस खाते थे। और इनका सबसे प्रमुख पेय पदार्थ था सोम पेय पदार्थ था। सब इसको अमृत मानते थे ऋग्वेद के लोग। संगीत में इनका जो था, संगीत नृत्य और संगीत दोनों था। जैसे संगीत के बारे में हमें सामवेद में मिलता ही है जानकारी। सामवेद में जो है संगीत, जो सामवेद संगीत से समर्थित है, ये है सामवेद। उसमें हमें सारा गा मा पा धी ना ये स्वरों के बारे में जानकारी है, तो इससे पता चलता है। और पासा इनका प्रमुख जो मनोरंजन का साधन था। और साधन थे रथ दौड़, पशुओं की लड़ाई करते थे, कुश्ती कराते थे, मल्लयुद्ध कराते थे, तमाम प्रकार के ये सब इनके मनोरंजन के साधन थे। और वाद्य यंत्रों में जैसे वीणा हो गया, तुराही हो गई, दुदुम्बी हो गई, बांसुड़ी हो गई, ढोल हो गई, इन सब के बारे में इनको जानकारी थी। जब संगीत के बारे में, नृत्य के बारे में जानकारी है तो बिना इसके कहाँ हो पाएगा। युद्ध के समय जो बजाया जाता था वो तुराही और दुदुम्बी को जो है युद्ध के समय बजाया जाता था। इतना आप याद, ये जैसे पूछा जाएगा युद्ध के समय बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, तो आप बताएंगे तुराही और दुदुम्बी। या पूछ लेता है कभी कभी कौन सा वाद्य यंत्र इस ऋग्वैदिक काल का नहीं है। और दास प्रथा के बारे में देखें, दास प्रथा विद्यमान थी ऋग्वैदिक काल में। दास पुरुष और स्त्री दोनों होते थे। स्त्रियां जो होती घर के काम करती थी और दासों को मित्र दक्षिणा में भी दिया जाता था। तो इतना जो है हमने आज आपको ऋग्वैदिक सामाजिक दशा के बारे में बताया है मित्र। आप
यही पढ़ लीजिए, नोट्स कर लीजिए, इससे ज़्यादा परीक्षाओं में नहीं आना है। और जो भी समझ में ना आए वो हमें आप कमेंट करके बताइए। लेकिन हमें तो ये लगता है कि उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आया होगा। लेकिन तब भी अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए मित्र, फिर हम आपको उसका जो है अच्छे से बताएंगे। और मेरी क्लास लेते समय आप एक कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठा करिए मित्र, ये आपसे विनती है मेरी। वो नोट्स आपकी ज़िंदगी भर काम आने वाली है, कहीं कोई परीक्षाओं से बाहर नहीं जाएगा। तो आज हमने ऋग्वेद का सामाजिक दशा बताया, अगली क्लास में मैं आपको आर्थिक दशा बताऊंगा, राजनीतिक दशा बताऊंगा और धार्मिक दशा बताऊंगा। तो ठीक है मित्र, ऐसा। और आप लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा मित्र लोग जुड़िए, संख्या बढ़ ही नहीं रही है, मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। इसी वजह से क्लास कंटिन्यू लेने का मन नहीं कर रहा है, गैप करके ले रहे हैं। आप लोग संख्या ही नहीं बढ़ा रहे हैं तो क्या क्लास लें, मज़ा नहीं आ रहा, वो जोश नहीं आ रहा। और ये यूथ सक्सेस प्रयाग चैनल जो है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों को। और ये आपका रीट का जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं, जो उसमें सोशल साइंस का सब पेपर है उसके इतिहास जो आएंगे उसी को हम आपको बता रहे हैं। ये लेखपाल की परीक्षा में भी जो जीएस के अंतर्गत जितने भी ऑल एग्ज़ाम हैं, जो भी इतिहास से क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से मित्र आएंगे। हम कई किताबों को संग्रह करके जो ये मुख्य बनाया है, और ज़्यादा नहीं डिटेल अंदर जा रहा हूँ, जो मुख्य जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो पूछने की संभावना, वही चीज़ को आपको बता रहा हूँ। तो मित्र आप लोग ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम मस्ती के साथ पढ़ाई करिए। ठीक है मित्र, जय हिंद, जय भारत।